वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सारंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 2.2 जो कि कौन है द सोवर। ये तो हम देख चुके हैं। अब इसके सामने इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के साथ। ठीक है, कविता हमने पूरी तरह से देख ली है। एक बार कविता को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा ताकि हमें थोड़ा सा उसका भी ज्ञान रहे और फिर हम आगे उसके सवाल और जवाबों के साथ बढ़ सकते हैं। द सोवर, sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well nigh passed. Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. Black and high, his silhouette dominates the furrows deep. Now to sow the task is set, soon shall come a time to reap. Marches he along the plain, to and fro, and scatters white, from his hand the precious grain. Muse I, as I see him stride. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry sky. कवि कह रहे हैं कि मैं अपने घर के बरामदे में बैठा हूँ और बाहर देख रहा हूँ किस तरह से सूरज ढल रहा है। सूरज ढल जाता है और बाद में थोड़ा सा जो उजाला होता है उसके ढलने के बाद उसे मैं देख रहा हूँ। और उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बाहर लोग जो है अपने अपने काम समेट रहे हैं। लगभग काम का समय खत्म हो चुका है, पर फिर मुझे दिखाई पड़ता है एक किसान, एक सोवर जो कि बीज बो रहा है, बीज की बुआई कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि वो बूढ़ा है, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं है, बहुत फटे हुए वगैरह है। और वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहुत ही धैर्य से अपना काम कर रहा है बीज बुआई का। ठीक है, मैं उसे देख रहा हूँ और देख रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो अपने जो खेत है, अपने खेत में आगे पीछे जाता हुआ चलता हुआ बीज बुआई वो कर रहा है अपने हाथों से। बहुत ही अनमोल ऐसे बीज वो जमीन में बो रहा है जिससे उसको बहुत ज्यादा फसल मिलने वाली है। बहुत पिछली कुछ फसलें बहुत कुछ अच्छी नहीं गई है और इसके बावजूद भी उसके मन में हमेशा से एक आशा है और उस आशा के साथ वो बुआई कर रहा है। जब लेखक कहते हैं वो अभी तो बो रहा है पर कुछ ही दिनों में कटाई की फसल कटाई का भी वक्त आएगा, फसल पककर तैयार हो जाएगी और फिर वो उसे काटने भी आएगा। पर अभी मैं जो देख रहा हूँ उसे मुझे क्या लग रहा है कि अभी तो पूरी तरह से अंधेरा छा गया है, उजाले का कोई नामो निशान बाकी नहीं है, पर फिर भी वो अपना काम करते जा रहा है। और मुझे क्या लग रहा है, वो तो ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, पर वो जो कुछ काम कर रहा है मुझे अभी सिर्फ उसकी आकृति दिखाई पड़ रही है, काली है ना। पर वो जो कुछ भी काम कर रहा है वो बहुत ही पवित्र कार्य है। और आखिर में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो आसमान को छू रही है। इसका मतलब मैंने उसी दिन आपको बताया था कि ऊंचाई, किसी का कद बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, इसका मतलब है उसके लिए हमारे दिल में जो रिस्पेक्ट होता है, जो आदर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम उसको उस तरह से ईडियम के स्वरूप में उसको कहते हैं। चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1A1, there are number of challenges a farmer in India faces. Discuss with your friend how it is possible to improve the condition of farmer. एक करके challenges दिए हैं और उसके solutions हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है वाटर स्केर्सिटी और उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक तरीका सुझाया गया है। मतलब क्या है कि खेती हो या किसानी हो, उसके लिए सबसे अहम जरूरत जैसे जमीन होती है, जमीन के साथ साथ सबसे अहम जरूरत होती है पानी। क्योंकि पानी अगर है तो हम कह सकते हैं कि 95% खेती जो है वो फायदे की हो सकती है ना। क्यों कि अगर आप बारिश पर निर्भर नहीं हो तो इसका मतलब आप आपकी फसल को कभी भी पानी दे सकते हो और फसल कभी भी आ सकती है। पर अगर आप बारिश पर निर्भर हो और बारिश अच्छी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आपकी फसल
बहुत ही कम होगी, ये सभी को पता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है खेती के लिए, किसानी के लिए, पानी। तो वो कहते हैं कि पानी की किल्लत जो होती है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी, पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसका उसके उपाय क्या है, उस उस समस्या को दूर करने के उपाय क्या है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश का पानी इकट्ठा करना। अब ये कैसे हो सकता है, ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, और अभी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय तरीका है वो है हम कहते हैं उसको फार्म टैंक्स, है ना। उसमें खेती में ही एक बड़ा सा तालाब बनवाया जाता है, जिसमें कुछ कुछ भाग में बनाया जाता है, कहीं कहीं पर बहुत बहुत बड़े भी बनाए जाते हैं, 1 और 2 एकड़ के, कहीं कहीं पर कम कम बनाए जाते हैं। पर उससे क्या होता है कि आपके खेत में ऐसा एक तालाब बनाया जाता है जो जहां पर जिसमें बारिश का पानी तो इकट्ठा होता ही, साथ में आपके खेत के आसपास से अगर कोई नदी बह रही हो, नाला बह रहा हो, तो उसका पानी भी आप उसमें ले सकते हो, और इस तरह से बारिश में उसको पूरा भर देना, ताकि जब बारिश खत्म हो जाए तो उसके बाद में उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। एक दूसरा दूसरा जो प्रॉब्लम है, क्रेडिट एंड इंडेटेडनेस इन आई, देखिए इन, हाँ वही मैं बात बता रहा हूँ, इंडेटेडनेस मतलब हमेशा इंडेट, अब ये DEBT है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन डेप्ट नहीं होता है, डेट होता है, डेट, DEBT, DEBT, डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा। तो इनडेटेडनेस मतलब कर्जे में रहना, है ना। आपको पता है कि खेती के लिए, किसानी के लिए जो पैसा लगता है, उसके लिए किसान कर्जा लेते हैं, और हमेशा ही वो कर्जे में होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कर्जा लेते हैं, फसल करते हैं, फसल आती है, तो कभी कभी फसल पूरी तरह से नहीं आती, बारिश कम होती है, या कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फसल में जो आमदनी होनी चाहिए वो नहीं होती है, वो कम होती है, और फिर जब पैसा वापस करना होता है तो उतना पैसा उन्हें नहीं रहता, तो फिर कुछ आधा अधूरा पैसा उन्हें आधा अधूरा कर्जा वो लौटा देते हैं, बाकी तो बचा हुआ रहता है। तो फिर उसको भी वो कर्जा लेकर के अगले साल उनको वो कर्जा चुकाना होता है। तो इस तरह से एक जिसको हम कह सकते हैं एक चेन, एक श्रृंखला बन जाती है कर्जे में रहने की, कर्ज, है ना। तो कर्जा उनके इसमें हमेशा रहता है। तो उसको, ये कर्जे से या कर्जे की जो श्रृंखला है उसको कैसे तोड़ा जाए, उनको कर्जे से बाहर, कर्ज मुक्ति उनकी कैसी करी जाए, उसके लिए क्या उपाय है। सबसे पहला उपाय है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम बचत गट कहते हैं, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि सभी किसान, 10 किसान सभी एक साथ आते हैं, हर महीने को कुछ पैसे वो डालते हैं, और ग्रुप में जब पैसा जमा होता है तो बैंक में उसको जमा कर देते हैं, और कुछ सालों के बाद, है ना, 100 100 रुपए हर महीने भी करेंगे 10 किसान, तो 1000 रुपए महीना हो रहा है, और 1000 रुपए महीने से वो 12,000 रुपए साल हो रहा है। और इस तरह से जमा करते हुए 2 4 साल में उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उस पैसे से वो फिर क्या करते हैं, बैंक भी उनको ऋण देता है, कर्जा देता है, तो फिर उसी को लेकर के वो कर सकते हैं। क्यों कि वो उनका खुद का पैसा है, इसलिए उस पर जो ब्याज उन पर लिया जाता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, और वो उनका खुद का पैसा होता है, तो वो चुका भी देते हैं। तो इस एक तरीके से वो अ, अपने आप को कर्जे से दूर रख सकते हैं, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एक दूसरे की मदद करना, जिसको बचत गट नाम दिया जाता है महाराष्ट्र में। लैंड इश्यूज, लैंड इश्यूज होते हैं। अभी देखिए किसान है, किस खेती कम होती है, आसपास वाले किसान होते हैं, उनके जो क्या कहते हैं, खेती की जो बाउंड्री होती है, उसको भी कभी कभी क्या होता है कि दोनों किसान वो बाउंड्री पूरी मिटा देते हैं, और फिर उनके झगड़े हो जाते हैं कि मेरा खेत तो तुम्हारी तरफ 1.5 फीट आया है और तुम मेरी तरफ आ रहे हो, ऐसा झगड़ा उनका चलते रहता है। तो ये लैंड डिस्प्यूट्स हमेशा गांव में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको इनके ऊपर किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं,
कि गांव में ऐसी एक कोई कमेटी, एक समिति हम बना सकते हैं जो कि ऐसे इस सारे विषयों को वो उसको देख करके दोनों के अंदर दोनों के झगड़े में मध्यस्थता करके उनको उनका जो विवाद है उसको सुलझाए। इस तरह की कमेटियां समितियां बन सकती है और वो बनी भी है महाराष्ट्र में। तंटा मुक्त समिति उनको कहा जाता है कि जो झगड़े होते हैं उनको खत्म करने में वो समितियां मदद करती है। ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस, अभी चेंजेस इन क्लाइमेट, अभी देखिए इस पर तो हमारा कोई बस नहीं है। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या होता है, वातावरण में जो बदल हो रहे हैं, है ना। कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बहुत कम होती है, कभी धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी ठंड पड़ती ही नहीं है, कभी कभी सर्दी के दिनों में भी एकदम वातावरण ऐसा हो जाता है मानो ठंड आएगी ही नहीं। तो इस तरह के बदलाव को हम कैसे इस तरह के बदलाव से हम कैसे निपटे, हम मतलब किसान। तो उसके लिए सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उस तरीके से हम भी अपने आप को बदल बदल डालें और हमारे किसानी करने की जो तरीका है किसानी करने का उसको भी बदल दें। मतलब अभी देखिए कभी हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में 7 जून को बारिश आती है, मानसून आता है ना। मतलब 7 जून को कभी नहीं आता है, कभी 4 दिन लेट आता है, कभी 2 दिन पहले आता है। तो इस तरह से आगे पीछे होता रहता है, कभी कभी एक एक महीना वो लेट हो जाता है मानसून। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि आपकी भले ही आपकी बुआई की जो तारीख होती है खरीफ या रबी, है ना। खरीफ की तारीख, अभी खरीफ जून में खरीफ होता है, तो खरीफ में आपकी बुआई की तारीख आप करते हैं कि भाई 15 जून के आसपास बुआई की जाए। पर अगर बारिश ही नहीं होगी तो बुआई करके मतलब होगा नहीं। तो बारिश के लिए रुकना है, एक महीना लेट हो जाए हर कोई बात नहीं, तो उसको एक महीना हम लेट कर सकते हैं। तो सीजन हम उस तरह से, या फिर जो भी कोई ऐसी फसल है जो कम पानी में आती हो तो ऐसी फसल हम लेंगे। इस तरह की फसलें लेकर के मतलब हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में हम बदलाव कर सके, ताकि जो फसलें हम ले रहे हैं वो अच्छी तरह से हमें हमारा पैसा वापस करे। सोशल ग्रुप्स, है ना। अभी देखिए गांव में क्या होता है, सोशल ग्रुप्स बहुत होते हैं। सोशल ग्रुप्स मतलब जात पर आधारित, धर्म पर आधारित ऐसे ग्रुप्स होते हैं। तो इनसे हम कैसे उबर पाएंगे, तो इनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों को जताना, उनको हमेशा उनको बताते रहना कि संविधान जो है वो सभी को एक समान मानता है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म को ऊंच नीच वो नहीं मानता है। और इसी तरह से सभी लोग अगर एक है तो फिर इस तरह से उनको समानता उनके अंदर प्रस्थापित करने की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमको उनके बारे में उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए और समानता उनके अंदर प्रस्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर समानता के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए। लैक ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अगर देखिए किसानी करने का जो बहुत ही नया तरीका है, तंत्र ज्ञान है, वो उनको मिलना चाहिए, वो तंत्र उनको मिलना चाहिए। पर अभी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान, अभी देखिए तंत्र क्यों नहीं मिल रहा है ये पहले हम जान लेते हैं। क्योंकि देखिए नया कुछ करना है, बढ़िया कुछ करना है, बहुत ज्यादा कुछ करना है तो उसके लिए लगेगा पैसा। अभी देखिए एक किसान है, ऐसे गांव में मान लीजिए 5 किसान हैं जिनकी 5-5 एकड़ खेती है। पर उनको अगर हल चलाना है तो ट्रैक्टर लगेगा। अभी ट्रैक्टर अगर उनको चाहिए तो एक किसान जो 5 एकड़ खेती वाला है उसके लिए ट्रैक्टर लेना संभव नहीं है। तो फिर अगर वो ग्रुप में, है ना, ग्रुप फार्मिंग जिसको कहते हैं कि एक गट वो बना ले, एक संघ वो बना ले, देखिए जिसमें 10 किसान हैं, जो 10 किसान मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के एक ट्रैक्टर खरीदेंगे और सभी के लिए वो ट्रैक्टर काम करेगा। ठीक है। तो इस तरह से वो ग्रुप बनाकर, ग्रुप फार्मिंग करके, जिसको महाराष्ट्र में गट शेती कहते हैं, कि एक संघ बनाकर, खेती संघ हम उसको कह सकते हैं, कि वो संघ एक बनाकर एक साथ आए और सभी लोग पैसा डाल करके नई नई तकनीकें अपनाएं। तो इससे क्या होगा कि उनको भी फायदा होगा और ज्यादा पैसा भी उनका खर्च नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन, अभी देखिए हो क्या रहा है कि वही वो आप देखोगे
कि खरीफ में एक 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 फसल और रबी में एक फसल, वही दो फसलें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ली जाती है। पर उससे हो रहा क्या है, हो क्या रहा है कि खेती पर बहुत ज्यादा जो अंदर आपकी मिट्टी है, मिट्टी में जितने भी उपजाऊ तत्व है वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। और इसी के लिए हमको देखना चाहिए कि एक फसल अगर हम बहुत ज्यादा उसमें से उपजाऊ पदार्थ लेने वाली है, तो दूसरी उसको कुछ देने वाली भी फसल हमें लेनी चाहिए। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन मतलब बदलाव भी हमको करने होंगे। हाई यील्डिंग, और ये डाइवर्सिफिकेशन से हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर उपाय क्या है कि हमको ज्यादा से ज्यादा उपज वाली फसलें लेनी चाहिए ताकि हम उस पर काबू पा सके। मार्केट रिस्क, अभी मार्केट रिस्क है, देखिए फसल तो मेरी तैयार है, पर मैं अगर बेचने जाऊं तो उसको पैसा बहुत कम मिल रहा है, तो फिर अगर मेरी फसल यहाँ पर कम भाव बिक रही है तो कहाँ पर उसको भाव है, तो वो भी हम देखें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, तंत्र है ना। अगर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो मोबाइल फोन पे हमको मार्केट के सारे भाव पता चलते, तो फिर अगर मुझे पता है कि यहाँ मेरी फसल को ज्यादा कीमत नहीं है, तो पुणे में है, मुंबई में है, कहीं पर भी, तो वहां पर मैं लेकर जा सकता हूँ। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना होगा, तंत्रज्ञान का इस्तेमाल हमें करना ही होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन A1 हमने देख लिया। A2, the poet has observed the sower closely. Express in your own words the reverence the poet has for the sower. रेवरेंस, रेवरेंस का क्या मतलब है, रिस्पेक्ट, आदर। ठीक है, रेवरेंस का क्या मतलब होता है कि उसके मन में उस किसान के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, वो कैसे प्रकट हो रहा है इस कविता में, इसके बारे में हमें हमारे शब्दों में बताना है। तो सबसे पहली बात तो वो बोल रहा है कि भाई वो किसान बहुत बूढ़ा है, बहुत मतलब उसके कपड़े भी ठीक से नहीं है, पर पर उसके साथ में वो कह रहा है स्टिल ही पेशेंटली डज हिज थिंग, मतलब वो बहुत ही धैर्य से अपना काम कर रहा है, इतना सब होने के बावजूद वो सब धैर्य से कर रहा है, और इसकी वजह से उसके मन में कवि के मन में उसके प्रति आदर उत्पन्न हो रहा है। उसको वो कह रहे हैं कि प्रेशियस ग्रेन्स, मतलब वो जो बुआई कर रहा है, वो जो बीज है वो बहुत ही अनमोल है। अब अनमोल किस लिए है, क्यों क्यों अनमोल है, क्योंकि वो जो बुआई कर रहा है, जो बीज बो रहा है, उसमें से ही उसको बहुत, उसमें से ही उसको पैसा मिलने वाला है, उस पर ही वो निर्भर है, तो इसीलिए उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये इसमें से भी वो प्रकट कर रहा है कि वो मौल्यवान, मतलब जमीन में जो गाड़ी जा रही बीज है, जमीन में जो बुआई करने वाले बीज है, वो भी बहुत मौल्यवान है, इससे भी उसका आदर प्रकट होता है। और आखिर में वो कहता है कि वो जो काम कर रहा है वो बहुत पवित्र है, और वो उसकी ऊंचाई, उसका कद बहुत बढ़ रहा है। इन सारे शब्दों के वजह से हमें पता चलता है कि उसके मन में उस किसान के प्रति, उस सोवर के प्रति, उस बुआई करने वाले के प्रति बहुत ज्यादा आदर और सम्मान। सो वी कैन से, तो कैसे करेंगे उसको हम, we can say that the poet is saying that he sows valuable seeds, he also is in bad clothes, he's not, but he's doing his work patiently. Then he says that the work that he is doing is august, is very very pure and very much respectable. And lastly he says that I feel his height, he is touching the sky, means the respect that he has for the sower, for the farmer is increased, and therefore we can say that he has a lot of respect for that farmer. The poet A3 question की ओर हम बढ़ रहे हैं. The poet is prompted to call the sower an august personality, है ना. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो उस किसान को ऑगस्ट पर्सनैलिटी कह रहा है. ऑगस्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही पवित्र, which means one has reached the highest position in his workplace. मतलब क्या, ऑगस्ट मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी व्यक्ति जो अपने काम में पूरा जो ऊंचाई जो होती है उस काम की, उसको वो छू रहा है ना. अभी देखिए, एक्सप्लेन यूजिंग फॉलोइंग पॉइंट्स. अभी ये जो सवाल है उसका जवाब हमें कुछ पॉइंट्स के आधार पर देना है. पहला पॉइंट है हार्डवर्क. अभी देखिए किसान,
ऐसा कहा जाता है एक किसान अपने पूरे जीवन में पृथ्वी की प्रदक्षिणा एक एक से 1.5 प्रदक्षिणा वो कर सकता है, इतना अपने जीवन में वो चलता है। बुआई करते वक्त चलना होता है, कटाई करने वक्त चलना होता है, सभी कामों के लिए तो इतना चलता है। तो हार्डवर्क उसके मुकाबले कोई भी काम इतना ज्यादा हार्डवर्क का नहीं होता है जितना किसान का होता है। तो फार्मर हैज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, right from sowing the seeds to harvesting. There is no comparison with anyone else in the world with the farmers hard work. परसिवियरेंस, देखिए परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। धैर्य कैसे होता है? एक फसल बर्बाद हो गई, दूसरे साल फिर से उठकर खड़ा होना है, बुआई करनी है। ऐसा नहीं कहता है कि भाई ये तो सारा धंधा ही चौपट है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं, खेती बेच देते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसान वही वो चीज फिर से वही वो चीज कर रहा है। जाने कितने बार उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, पर उसने धैर्य नहीं खोया है। फिर से नई आशा के साथ अगले साल वो वही काम कर रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि वो बहुत ही धैर्य से भरा हुआ है, परसिवरेंस उसके अंदर बहुत है, जिसको मराठी में हम कहते हैं चिकाटी, है ना? और डेडिकेशन। देखो जब वो काम कर रहा है, देखिए हम देखते हैं कि इधर काम जो जितने भी लोग बाहर नौकरियां करते हैं वगैरह, उनको हफ्ते की एक दिन छुट्टी होती है, रविवार के दिन उनको छुट्टी होती है, या फिर कोई बहुत सारे जो अलग अलग उत्सव होते हैं उनके दिन उनको छुट्टी होती है ना? जैसे कल रामनवमी है, तो रामनवमी के दिन पूरे भारत को छुट्टी होती है। तो उसी तरह से सभी को छुट्टियां होती है, पर किसान को कभी भी छुट्टी नहीं होती है। ऐसा नहीं कहता है किसान कि भाई आज तो रविवार है, आज तो मैं आराम करूंगा, खेत में नहीं जाऊंगा, कोई काम नहीं करूंगा। उसे अगर दिखाई पड़ता है कि भाई आज मेरी मेरी फसल पर कोई कीड़ा है, तो वो सोचता है नहीं आज रविवार है तो कोई बात नहीं, रविवार को भी मैं अपनी फसल पर दवाई का छिड़काव करूंगा, तो वो करता है। मतलब ऐसा नहीं है ना? तो डेडिकेशन तो देखिए इतना होता है कि उनको कोई छुट्टी नहीं होती, 365 दिन उनको काम होता है। हाँ, हर रोज वो काम नहीं करते, क्योंकि काम होता भी नहीं है हर रोज। पर ऐसा नहीं है कि उनको कोई छुट्टी होती है, उनको काम तो करना ही पड़ता है। भले ही छुट्टी का दिन बाकी लोगों के लिए हो, उनके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। देयर इज नो हॉलीडे फॉर देम, दे हैव टू वर्क 365 days a year। ठीक है? Pick out the examples of alliteration from the poem and write them down। चलो दूसरी दूसरी जो लाइन है पोएम की, सनलाइट आई सी, वो एक alliteration है। आवर्स हैव, चौथी लाइन में आवर्स हैव। फिर बाद में सो द टास्क इज सेट, सून शैल, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं लाइन है जिसमें सून शैल आया है ना? तो ये सारी चीजें एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स है। Seems to touch the starry skies. The poet has used word imagery, describe the idea and pick out other similar examples from the poem। अभी इसमें क्या कहा है उन्होंने कि उसकी जो ऊंचाई, उसका जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ये इमेजरी यूज की है, मतलब ऐसे शब्द यहाँ पर उन्होंने उपयोग किए हैं जिससे हमें मतलब वो चित्र हमारे आंखों के सामने तैयार होता है, वो पिक्चर हमारे आंखों के सामने तैयार होता है। Soon shall come a time to reap, वो भी एक उसी का चित्र हमारे सामने तैयार हो रहा है। From his hands the precious grains, है ना? इस तरह के एग्जाम्पल्स हम इमेजरी के बारे में बोल सकते हैं। A5 राइट एन अप्रिसिएशन। अभी अप्रिसिएशन तो पोएम्स के बहुत सारे लिखे हैं, उसमें आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसका टाइटल होता है, उसके पोएट का नाम लिखना होता है, फिर हमको जो लाइन पसंद है उसके बारे में लिखना होता है, उसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए वो लिखना होता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बारे में हमारी राय भी हमको उसमें देनी होती है। तो ये सारी चीजें उसमें है। उसमें समरी ऑफ द पोएम भी लिख सकते हैं, टाइटल है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कभी बैठा हुआ है और कभी कह रहा है कि समरी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कैसे होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ
कि कभी बैठा है अपने बरामदे में और बाहर दिख रहा है, बाहर सूरज ढल रहा है वगैरह वगैरह। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में लिखेंगे कि वो देखता है कि एक किसान बुआई कर रहा है, भले ही रात का समय हो रहा है, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, पर फिर भी वो अपना काम जारी रखे हुए है, वो कहीं रुक नहीं रहा है, और इसी वजह से उसके मन में बहुत ज्यादा आदर उसे पैदा हो रहा है। फिर बाद में कंक्लूड कैसे करेंगे कि उसका जो काम है, वो कवि कह रहे हैं कि बहुत ही पवित्र कार्य है, और उसकी वजह से जो काम जिस हार्डवर्क से, डेडिकेशन से और परसिवियरेंस से वो कर रहा है, उसकी वजह से उनके मन में उसके प्रति आदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। कंपोज अ पोएम ऑन अ फार्मर, ये तो आपको करने की चीज है। इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर फ्रॉम अ ड्राउट प्रोन एरिया, राइट अ लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। अभी इसको लेटर के तौर पर आपको लिखना है, जो कि लेटर मैं समझता हूँ आपको दोनों टाइप्स की लेटर्स मैंने समझा दिए हैं, तो लेटर यहाँ पर मैंने नहीं दूंगा, पर उसके कुछ पॉइंट्स आपको जरूर बता सकता हूँ कि एडिटर को लेटर लिखना है, तो ये लेटर होगा फॉर्मल, है ना। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, ये सेंडर्स एड्रेस है ना, फ्रॉम, डेट, टू, इसको लिख रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, अभी फार्मर के राइट अ लेटर फ्रॉम अ ड्राउट प्रोन एरिया, तो हम क्या करेंगे, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, है ना। मतलब किसानों को जो भी विपदा या आपत्ति सहन करनी होती है, उसके बारे में हम लिख रहे हैं इसमें। फ्रॉम टू, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार स्टेप्स हो गए। पांचवी स्टेप होगी सैल्यूटेशन, है ना। इसमें हम सैल्यूटेशन क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। बाद में छठी होगी बॉडी, उसके बाद में सातवां होगा थैंक्स, आठवां होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स काइंडली, साइन नेम डेसिग्नेशन, है, तो इसमें होगा साइन वगैरह सब चीजें हम उसमें लिखेंगे। अभी बात करेंगे हम बॉडी की। बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, तो बॉडी में आप पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आई एम अ फार्मर फ्रॉम दिस दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस दिस स्टेट। लिख सकते हैं कि भाई मैं एक किसान हूँ, जो मैं औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रहता हूँ और एक खेती करता हूँ, पर मैं पिछले कई दिनों से हमारे गांव में या फिर हमारे जिले में बारिश दो पिछले 2 साल से बारिश बहुत ही कम हो रही है, और उसी की वजह से हमारी फसलें भी बर्बाद हो रही है, और उससे हमारे जो कर्जे हैं वो हम चुका नहीं पा रहे वक्त पर, और ये सारी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो फिर डिटेल में आप लिख सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट for past 2 years we have not received good rains, and therefore the crops that we have taken have not yielded good, and therefore we had to face a problem of paying back the dates or paying back the money that we have borrowed from the banks or any money lender, and this has caused a great trouble in our lives. We are not able to think about any problem, any solution to this problem. This problem has persisted, and therefore so many people have migrated to different cities for work. ये सारी चीजें आपने बता दी। फिर बाद में I think I request you to write an article in your newspaper on the same, ये concluding paragraph, and so that the government is made aware of the problem of our farmers, and maybe they come ahead with certain help for the farmers, है। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। फिर बाद में एग्रीकल्चर इज अ प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र दैट हैज मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज। एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, नंबर एक एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट क्या होता है कि न्यूज़पेपर में जो समाचार आते हैं, तो एग्रीकल्चर के जो समाचार है, मतलब किसने क्या खेती में क्या नया किया, किसको क्या फायदा हुआ, किसने क्या करने की कोशिश की जो नया है, और उसकी वजह से उसको उसके जीवन में क्या बदलाव आया, इस तरह से
नई क्या कहते हैं, नए समाचार, अच्छे समाचार आप लोग, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मैनेजर, मार्केटिंग के अभी इसमें क्या कर सकता है कि मार्केटिंग जो है एग्रीकल्चरल गुड्स की, उसके बारे में वो काम कर सकता है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी एनालिस्ट की, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह के कायदे कानून बनाने चाहिए, क्या पॉलिसी सरकार को अपनानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी आप जमा करके सरकार को मदद कर सकते हो। फार्म मैनेजमेंट, फार्म पर जो खेत है उस पर कैसे मैनेजमेंट की जाए, ये सारी चीजें। सॉइल कंजर्वेशनिस्ट कि जमीन जो है उसकी जो उपजाऊ तत्व जो है उसके खो न जाए, इसके लिए सॉइल कंजर्वेशनिस्ट होता है। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर आपके लिए पर्याय उपलब्ध है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी आपको इसमें उपलब्ध हो सकते हैं। और इसके लिए आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर से कर सकते हो, या फिर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे, या फिर अकोला विद्यापीठ, या फिर परभणी विद्यापीठ है, या कोई भी विश्वविद्यालय से, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप उसकी जानकारी ले सकते हो, और इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेकर के अगर आप करना चाहो तो उसमें भी आप करियर कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन खत्म कर देते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।